नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। जैसे कि कल अपना टॉपिक हुआ था, ये सेल चल रही थी, तो सेल दो प्रकार की बताई थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक तो कल समझा चुके थे कि आवश्यक होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्रोमोसोम आएगा। ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था कल की वीडियो का, तो इस वीडियो में अपन लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या है। पहले तो यूकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है? ये यूकैरियोटिक सेल पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। अब इसमें तो पादपों में गुण भी होंगे जो सेल में होते, पादपों वाली सेल में, और जंतुओं वाली सेल में जो गुण होते वो भी आएंगे, क्योंकि ये दोनों में पाई जाती है। ये आविक्षित सेल थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल थी ये आविक्षित थी। ये कल पढ़ाया था, आविक्षित कोशिकाएं थी इसके अंदर। ठीक है, और इसके संपूर्ण अंग नहीं पाए जाते हैं, पूर्ण अंग नहीं होते इसमें, ये कल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या होगा, ये पूरी तरह से विकसित होती हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये पूरी संपूर्ण विकसित होती है, विकसित करने की जरूरत नहीं होती है, ये पहले से पूर्ण विकसित होती है। कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, मतलब जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें ऑलरेडी या पहले से इसमें क्या है, संपूर्ण विकसित होती है, तो अंग इसके विकसित करना नहीं पड़ता, इसके सभी अंग पाए जाते हैं। इस कोशिका में संपूर्ण अंग या कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें तो ये अपूर्ण होती है, अविकसित होती है, तो पूर्ण तो होते नहीं है। इसमें पूर्ण अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके थे कि राइबोसोम टू टाइप्स होते हैं, 70S और 80S। जंतु और पादपों में 80S पाए जाते हैं और जीवाणु में 70S पाए जाते हैं। ये कल भी पढ़ा था और इसकी पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। और हाँ दोस्तों, जिनने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से वो पहली और दूसरी वीडियो जरूर देखें, तब ये आगे की वीडियो समझ में आएगी और उसे देखते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे की वीडियो नहीं समझ में आएगी। तो 80S राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? पादप और जंतु में, ये मैं पहले ही बता चुका था। और उसमें जीवाणु में बताया था 70S राइबोसोम। 80S राइबोसोम बड़े होते हैं, पहले ही पढ़ा चुके। तो यहाँ इसमें पाए गए, पादप का पार्ट भी है, इसमें जंतु का पार्ट भी है, तो 80S राइबोसोम इसमें पाए जाएंगे। इसका आकार चौकोर होता है। इसका आकार, जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, इनका आकार कैसा होता है? चौकोर होता है इसका। इसके अंदर सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है। इसके अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है। इसकी रसधानी बड़ी होती है। किसकी? यूकैरियोटिक सेल्स की रसधानी बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है? इसमें तो पढ़ा था जंतु और पादप में। जंतु में तो छोटी होती है वैक्यूलस, क्योंकि रसधानी को वैक्यूलस होता है, मैं पहले ही पढ़ा चुका, पहली क्लास में। वैक्यूलस का काम क्या होता है? रसधानी का जल अवशोषण करना। तो जंतुओं में तो छोटी पाई जाती है, बट पादपों में बड़ी पाई जाती है, तो इसमें पादपों की भी इंक्लूड है, इसलिए इसकी रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है। और यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा भाग, यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, आज रिकॉल करते हैं इसका। पहले एक सेल पढ़ा था, सेल 2 टाइप्स की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक तो कल ही कंप्लीट हो गए थे। यूकैरियोटिक सेल दो में पाए जाते हैं, पादपों में पाई जाती है और ये जंतुओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों एवं जंतु में, दोनों में पाई जाती है। ये पूरी तरीके से विकसित होती है, ये पूरी तरीके से विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है। इसके सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें ये विकसित होती है पूर्ण रूप से, तो इसके सभी अंग भी इसमें पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, 70S में पाया जाता था, 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके सबसे बड़ा भाग, यहां से देखिए, कोश जो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसका सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है, ये याद रखना बिल्कुल। यूकैरियोटिक सेल का सबसे बड़ा भाग प्लास्टिड होता है। इसकी जो यूकैरियोटिक सेल है, इसकी रसधानी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि पादपों की रसधानी बड़ी होती है, जंतुओं की तो छोटी होती थी, लेकिन इसमें पादप भी इंक्लूड है, तो पादप की रसधानी बड़ी होती थी, इसलिए इसकी रसधानी क्या होगी? रसधानी या वैक्यूलस बोलते हैं उसे, तो इसकी रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है या न्यूक्लियस होता है। किसका? यूकैरियोटिक सेल का, क्योंकि ये विकसित होती है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और इसका सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इसके लिए अपन लोग सेल पढ़ रहे थे। सेल में क्या हुआ था अपना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब समझते हैं, यहाँ पर कुछ समानताएं होती हैं दोनों में, मतलब कुछ कॉमन पार्ट होते हैं कि इनमें भी होता है और उनमें भी होता है। अभी तो अपन ने अलग अलग लिखे, एक प्रकार से देख सकते हैं अंतर अपन
इनका अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। तो और कुछ कॉमन होते हैं कि दोनों में पाए जाते हैं, तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होती है कोशिकाएं, ये बड़ी होती हैं ये, और प्रोकैरियोटिक की कोशिकाएं छोटी होती हैं। ठीक है, ये अंतर भी कह सकते हैं इसे। यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित होता है और प्रोकैरियोटिक विकसित नहीं होता है। इसका जैसे सेल है, इसका न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो जो यूकैरियोटिक का होता है इसमें अपन लोग आते, जंतु आते, तो इनका विकसित होता है न्यूक्लियस और इनका विकसित नहीं होता है। तो इनमें लिखा हुआ है कि केंद्रक यूकैरियोटिक का विकसित होता है और प्रोकैरियोटिक का विकसित नहीं होता है। जो यूकैरियोटिक होते हैं, जंतु होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे करती है श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे श्वसन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। और जो प्रोकैरियोटिक रहती है सेल्स, वो किससे श्वसन करते हैं, जीव द्रव से। जीव द्रव क्या है, जीव द्रव बताया था ना, ये जीव द्रव क्या है, जो सेल होती है, सेल में जो भरा रहता है, ये तो जीव द्रव था। तो सेल में ही भरा था, ये जीव द्रव था। तो ये प्रोकैरियोटिक से श्वसन करते हैं, जीव द्रव से करते हैं। और पादप या फिर पादप जंतु या मानव किसे श्वसन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो वो जीव द्रव से श्वसन करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद ठीक है, इसके बाद देखते हैं कॉमन पार्ट, देखते हैं इनमें कि कॉमन क्या क्या पाया जाता है। कॉमन होता है इसमें डीएनए। डीएनए प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। जीव द्रव तो दोनों में होता है, ये चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें जीव द्रव तो होगा। तो चाहे यूकैरियोटिक की सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, तो जीव द्रव दोनों में होगा। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकते हैं। यहाँ क्या था, यहाँ पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु आया था। और यहाँ क्या आया था, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ आया था ओनली जीवाणु, ये अविकसित थे। और यहाँ पादप जंतु, जंतु नहीं करेगा प्रकाश संश्लेषण, पर पादप तो करेगा ना। तो ये समानता है, ये दोनों में कर सकता है। इसका पादप वाला पार्ट करेगा ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण ये भी करेगा, वो भी करेगा। कोशिका झिल्ली, क्या, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति भी दोनों में पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी दोनों में पाई जाती है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। तो कोशिका भित्ति चाहिए, भित्ति पाई जाएगी। कोशिका भित्ति होती है जो यहाँ पे पढ़ोगे तुम, ये पादप यूकैरियोटिक में, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ सेलुलोज किसकी बनी होती है, सेलुलोज। और ये प्रोकैरियोटिक में पढ़ोगे, यहाँ पे कोशिका भित्ति जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम दोनों में होते हैं, बट इसमें पहले भी ये तो बता ही चुके हैं, इसमें 80S होता है, इसमें 70S होता है। ये जंतु और पादप का पार्ट चल रहा है इस तरफ, तो इसमें 80S होगा और इसमें 70S होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, देखिए सेल्स के दो प्रकार बताए थे, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इसमें पहले तो इसका पढ़ते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है, नॉर्मल सी बात। ठीक है, ये श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं, ये जीव द्रव से करते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो कहां से करेंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जंतुओं में तो वो श्वसन करते हैं। इसका केंद्रक विकसित होता है पूर्ण, क्योंकि इसमें लिखा था यूकैरियोटिक में कि ये सेल्स पूर्ण विकसित होती हैं। तो पूर्ण विकसित होती तो इनका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होगा, ये भी तो पूर्ण विकसित होगा, तो इनका न्यूक्लियस विकसित होता है, इनका न्यूक्लियस विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ कॉमन पार्ट पढ़े थे। डीएनए दोनों में पाया जाएगा, जीव द्रव दोनों में पाया जाएगा, चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में जीव द्रव होगा, दोनों में डीएनए होगा। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक भी करेंगे, यूकैरियोटिक में जंतु तो नहीं करेंगे, बस पादप करेंगे तो यही तो रखेंगे उसे कॉमन में, चाहे इसका हो चाहे इसका पार्ट रखेंगे कॉमन में। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाएगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक पढ़ोगे चाहे यूकैरियोटिक पढ़ोगे, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। इसके बाद कोशिका भित्ति में क्या है कि इनके बनने की दो अलग अलग है। कोशिका भित्ति पाई तो दोनों में जाएगी, ये इस जो जीवाणुओं में होगी और पादपों में होगी। जीवाणुओं में होगी मतलब प्रोकैरियोटिक में,
प्रोकैरियोटिक में होती तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की। और पादप या जंतुओं में होगी तो किसकी? सेलुलोज की बनी होगी। क्या? कोशिका भित्ति। राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। कल बताया था कि राइबोसोम आया कहां से, ये तो सब पता ही है आपको। तो ये किसमें? दोनों में पाए जाते हैं। 80s सीधा बड़ा होता है और 70s छोटा होता है। 80s में पाएगा पादप जंतु में पाया जाएगा और 70s में पाया जाएगा जीवाणु में पाया जाएगा, क्योंकि ये अविकसित है और ये विकसित है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पढ़ते, इसके बाद पढ़ते जो यूकैरियोटिक में थी पादप और जंतु दोनों थे, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा था ये पादप का काम हो रहा है जंतु का। तो यहाँ अगले डायग्राम में अपन देखेंगे, इसमें मैंने दोनों को अलग अलग दर्शाया। एक तरफ जंतु कर दिया, जंतु वाले, और एक तरफ पादप, पादप कोशिका और जंतु। यूकैरियोटिक में पादप जंतु दोनों थे, तो इन दोनों को ही अलग कर दिया। पहले क्या किया? सेल के दो प्रकार पड़े, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का बता दिया, यूकैरियोटिक बता दिया। यूकैरियोटिक में क्या होता है? जंतु और पादप दोनों आ रहे थे। तो यहाँ तक पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। लेकिन क्या दिक्कत है? प्रोकैरियोटिक में दोनों आ रहे थे, जंतु और पादप। तो अपन ने क्या किया? जंतु सेल को अलग कर दिया, पादप सेल को अलग कर दिया। जंतु सेल में देखिए क्या होता है, जंतु सेल इनका आकार क्या होगा? छोटा होगा, और पादप सेल इनका आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। इनका आकार चौकोर होता है पादप सेल का, ठीक है। जंतु सेल छोटी होती है और पादप सेल बड़ी होती है, ठीक है। और जो इसकी कॉमन पार्ट है वो मैंने बीच में लिखे, और इन दोनों के इस तरफ जो लिख रहा हूं ये जंतु कोशिका के, और इस तरफ जो लिखेंगे वो पादप कोशिका के लिए है, ठीक है। जो जंतु कोशिका की रसधानी होती, रसधानी ये छोटी होती है, छोटी होती, और जो पादप कोशिका की रसधानी होती है बड़ी होती है। क्यों? पादपों को ज्यादा जल संग्रह की जरूरत पड़ती है, तो पादपों की रसधानी वैक्यूलस बड़ा होता है, और जंतु कोशिका का वैक्यूलस छोटा होता है, ठीक है। ये जंतु है, ये पादप है, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या? सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम। क्या क्या होंगे जंतु कोशिका में? इनका आकार छोटा होगा, वैक्यूलस छोटा होगा। इसमें सीलिया, फ्लैजिला, लाइसोसोम ये किसके पार्ट होंगे? जंतु कोशिका के। और पादप कोशिका के पार्ट क्या होंगे? बड़े होंगे, चौकोर होंगे, रसधानी वैक्यूलस बड़ी होगी इनकी। क्यों? या बड़ा या बड़ी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या? इनमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। रिकॉल करो, जंतु कोशिका छोटा साइज छोटा होता है, रसधानी छोटी होती है, सीलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। पहले पढ़ा चुके, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। पादप में क्या बनेंगे? बड़े होते हैं, चौकोर होते हैं, इनका वैक्यूलस या रसधानी बड़ा होता है। ये इसमें सेल वॉल, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड मैंने पहले ही पढ़ाया था। प्लास्टिड क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते पढ़ाए थे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यही इसी का मेन काम रहता है, तो इसी को रख देते हैं यहाँ पे, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉमन। कॉमन क्या क्या होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी होता है, पादों में भी पाया जाता है। राइबोसोम, राइबोसोम 80s, राइबोसोम 2 पढ़ाए थे, 70s 80s। 80s में बताया था यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में किसमें आएगा? पादप और जंतु दोनों में। तो ये दोनों में पाया। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। इसका काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। तो प्रोटीन की जरूरत जंतुओं को भी है, पादपों को भी। ऐसा थोड़ी है कि किसी को नहीं हो। तो राइबोसोम कहां से आया? ईआरसी में पढ़ा चुका एंडिकुलम रेटिकुलम, ये एंडोरेटिकुलम में पढ़ा चुका। यहीं से तो राइबोसोम का निर्माण हुआ था। तो राइबोसोम की जरूरत सबको पड़ती है, नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो इन्हें भी प्रोटीन चाहिए, नहीं प्रोटीन चाहिए, कॉमन। इसकी वजह गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का मैं कार्य पहले गोल्जी बॉडी में पढ़ाया था। परिवहन करता बोलते, ट्रैफिक पुलिस बोला जाता। तो परिवहन करना, कोई चीज यहाँ से ऊपर से नीचे ले जाना, इधर से कहीं मतलब एक जगह विशेष जगह ले जाना, तो पादपों को जरूरत होती है उसकी, और जंतुओं को भी जरूरत होती है। इसके बाद केंद्रक। केंद्रक पादपों में भी पाया जाता है और जंतुओं में भी पाया जाता है। पूरी सेल को, जो सेल होती है उसे कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। तो कंट्रोल इनकी सेल को कंट्रोल, इन्हें भी सेल को कंट्रोल करने के लिए जरूरत तो पड़ेगी ना। तो केंद्रक भी दोनों में पाया जाता है। किन किन में? पादप में भी और जंतुओं में भी। इसके बाद सेंट्रोसोम। इसके बाद क्या आता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जंतुओं में ही पाया जाता है, पादपों में भी। लेकिन ये इन सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? विभाजन। क्या होता है?
विभाजन मैंने बताया था, पुनः निर्माण विभाजन बोलते। तो जंतुओं में तो ये होता है और ये पादपों में भी होता है, लेकिन पादपों में ये छोटे पौधों में होता है। पादपों में छोटे पौधों में विभाजन करता है, लेकिन बड़े पौधों में विभाजन नहीं करता है। किसमें करता है? छोटे पौधों में विभाजन करता है और बड़े पौधों में विभाजन नहीं करता है। फिर से रिकॉल करते हैं, क्या पढ़ा अपन ने? जंतु कोश का, पादप कोश का, ठीक है। दोनों को पहले पढ़ा, पहले जंतु कोश का पढ़ा। छोटी होती है, इनकी राजधानी छोटी होती है, सीलिया, इसमें सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है और लाइसोसोम होता है। पादपों में पढ़ा अपन ने, ये बड़े होते हैं, इनका आकार चौकोर होता है, रेगुलर से राजधानी इनकी बड़ी होती है। सेल वॉल को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ये इसमें प्लास्टिड होता है। कौन सा प्लास्टिड होता है? क्लोरोप्लास्ट। यही सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिड या लवक होता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है। इसके कॉमन पार्ट पढ़े, झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम प्रोटीन के लिए, गोल्गी बॉडी परिवहन के लिए, केंद्रक कंट्रोल करने के लिए, क्रोमोसोम सेंट्रोसोम क्या विभाजन करता है? सेंट्रोसोम जंतुओं में तो विभाजन करता है, पादपों में विभाजन करता है। पेड़ पौधों में विभाजन तो करता है, लेकिन ये छोटे पेड़ पौधों में करता है। छोटे पेड़ पौधों में तो करता है, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो तब ये सेंट्रोसोम काम नहीं करता है। तब विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम कतई नहीं करता है। विभाजन का काम करता है सेल प्लेट। जब बड़े पेड़ हो जाते हैं, बड़े पेड़ पौधों में विभाजन का कार्य कौन करता है? विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम नहीं करता। सेंट्रोसोम किसमें करेगा? जंतु में करेगा और छोटे पेड़ पौधों में करेगा। किसमें? छोटे में। और तो जब बड़ा हो जाएगा तब विभाजन का करेगा सेल प्लेट। बड़े पेड़ पौधों का विभाजन का कार्य कौन करता है? सेल प्लेट। छोटे का कौन करता है? छोटे होते तो सेंट्रोसोम, लेकिन बड़े होते तो सेल प्लेट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपना जो टॉपिक होगा वो क्रोमोसोम होगा, तो वो अपन कल फिर से इसी मंथ पे मिलेंगे। तो क्रोमोसोम से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें हौसला दें आगे पढ़ाने का। और अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। और इसकी पीडीएफ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहेगी, तो पीडीएफ से जरूर देखते रहें। यहाँ थोड़ी सही राइटिंग नहीं लिखती, पीडीएफ में स्वच्छ लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो पीडीएफ से बिल्कुल पढ़ते रहें निकल मैम उसे, और यहाँ कंटिन्यू क्लास लेते रहें और हमारा भी मतलब बनाएं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।